बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे पास कुछ अहम खबरें हैं और मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब के ख़त जो हैं वो खाली बाहर नहीं जा रहा। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए। मामला ये है कि इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है उससे एक परेशानी पैदा हो गई है कि इस सिलसिले को रोकें कैसे, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब मज़ीद ख़त ना लिखें। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब मज़ीद ख़त भी लिखेंगे अगर इन खतूत का सही जवाब ना आया तो, या इनका असर ना हुआ तो। इमीडिएटली जो चीज़ें हुई हैं, एक तो क्रैकडाउन बहुत तेज़ कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और कल जो लोगों ने एहतजाज किया, यौम स्याह मनाया, उसके बाद लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जो बड़े वाक़यात हुए हैं उनमें से कुछ मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। इवन 13 साल का बच्चा भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। एक MPA है फ़ारूक जावेद मून, उनका बेटा 13 साल का, ये उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये बच्चे को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान से, सिर्फ इसलिए कि इसके वालिद ने एक पुरअमन रैली क्यों निकाली अपने मुतालबात के हक़ में। दूसरी जानिब पुलिस बदतरीन छापे मार रही है, लोगों के घर तोड़ रही है। नदीम अब्बास बारा लाहौर से MPA, और उसके घर के अंदर पुलिस दीवारें फलांग के दाखिल हुई। फिर वो वीडियो भी मौजूद है जिस तरह उसे गिरफ्तार किया अंदर से जाके। उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया। नदीम अब्बास बारा के अहमद चट्टा के घर के ऊपर जो रेड हुआ वो बड़ा खौफनाक था। वहाँ पे ख़वातीन के साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई, उनकी बेटियों के साथ, घर की दीगर ख़वातीन के साथ। घर के दरवाजे जो हैं उनको काट दिया गया, घर का फर्नीचर जो है उसको तोड़ दिया गया। यहाँ पे और बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, इनमें एक शौकत बसरा का स्टेटमेंट है। मैं आपको पढ़ के शौकत बसरा का स्टेटमेंट सुना देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एकदम एक क्रैकडाउन शुरू हो गया, और ये क्रैकडाउन 2 चीज़ों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एक तो बड़े लंबे अरसे के बाद तहरीक इंसाफ पूरी ताकत से सामने आई है, बाहर निकली है, तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। जाली हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। वो ये सोच रही है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतना दम है। यानी एक बात तो इन्हें इस सारे खेल में समझ आ गई है। कल के दिन में तमाम इदारों को कान हो गए हैं कि पाकिस्तानी आज भी कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान पूरी ताकत से इमरान खान के साथ जैसे पहले खड़ा था वैसे ही खड़ा है। और अब तक कोई फार्मूला, कोई भी तरकीब वो कारामद साबित नहीं हुई है, और बदस्तूर लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। गोलियां चलाकर देख ली, यानी गोलियां चलाने के बाद इन्होंने कहा था कमर टूट गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है ग्राउंड के ऊपर वो ये है कि लोग पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं, और ये आने वाले दिनों में मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि जब भी एक तहरीक का नया फेज़ आता है तो उसका मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता गेन करता है। जैसे ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इवेंट होगा तो 6ठे 7वें इवेंट तक आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे, और बहुत बड़ी तादाद बढ़ती चली जाएगी। और इस वक्त बाद जुनैद अकबर ने खैबर पख्तूनख्वा की जो जिम्मेदारी उठाई है, वो सिर्फ इससे खुश नहीं हो रहे कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, वो अब अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं कि किसने क्या फैसिलिटेट किया लोगों को, और कौन से MNA ने और MPA ने कितना जोर लगाया। तो ये अकाउंटेबिलिटी पहली मरतबा हो रही है कामयाब जलसे के बावजूद। अहमद चट्टा साहब का घर तोड़ दिया, मैंने आपको बताया। शौकत बसरा साहब का स्टेटमेंट देख लें, वो ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, हलफ लेकर कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान को 500 दिन से ज़्यादा झूठे मुकदमात में जो जेल में बंद किया हुआ है, 2 साल से पार्टी कारकुनान पर जो जुल्म हो रहा है, और जो इलेक्शन पर डाका डाला गया है वो ISI और फौजी क़यादत ने करवाया है, वरना फार्म 47 के नमूनों और मस्करों की क्या औकात है। ये बात ठीक है, देखिए पॉलिटिकल लोगों में इतनी सख्त होती नहीं है, इतने तगड़े नहीं होते। मैंने 2023 में जो प्रेस क्लब में तकरीर की थी वहाँ इस्लामाबाद में, उसमें मैंने कहा था कि पहचानिए आपको एस्टेब्लिशमेंट मार रही है, हम सहाफ़ियों को ये सियासतदान नहीं मार सकते, ये इस काबिल नहीं है। ये तो बेचारे डरते रहते हैं, अपनी खबरों के लिए हमारे पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो सियासतदानों की इतनी औकात नहीं होती है, हमें एस्टेब्लिशमेंट मारती है। हाँ, सियासतदान उनकी सहूलतकारी करते हैं, और ये सिलसिला कोई अब से जारी नहीं है, बहुत पुराना जारी है सियासतदानों का सहूलतकारी का, हर दौर में ये होता रहा है। लेकिन अभी जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ सहूलतकारी कर रहे हैं, और सियासतदानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, वो तो एक आर्मी चीफ है, चेंज होकर दूसरा आ जाएगा, वो चेंज होकर तीसरा आ जाएगा, DG IS तब्दील हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। किसी को डिपार्टमेंटल सजा हो भी गई तो जनरल फैद है, लोगों का क्या लेना देना उससे, जनरल फैद अंदर है ना, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तो मामला ये है, इनके साथ अच्छा हो बुरा हो इससे कोई लेना देना नहीं होता कौम का। कौम के पास जाना पड़ता है बेचारों को, सियासतदानों को। तो ये सियासतदानों के मुंह पे जो कालक मली जा रही है ना, इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने कीमत चुकाई उस दिन पाकिस्तान का बड़ा भला हो जाएगा। पुलिस वालों ने ना सिर्फ गिरफ्तारियां की हैं बल्कि जो लोग हैं उनके ऊपर टॉर्चर भी किया है। ऐसी कुछ तस्वीर हैं, वो हमाद अदर साहब ने भी शेयर की है। उन्होंने दिखाया, बताया कि कैसे पुलिस टॉर्चर कर रही है कारकुनों के ऊपर, लीडरों के ऊपर तशद्दुद किया। जो MNA के कैंडिडेट थे, जो एक्चुअली इलेक्शन जीते थे फार्म 45 के मुताबिक, उन लोगों पे भी टॉर्चर किया गया है।
आप हमाद अजहर के अगर ट्विटर पे जाएं तो उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और पंजाब में जितना जुल्म और बर्बरियत हो रही है कल रात से लेकर अब तक, ये दो वजूहत बताई जा रही हैं। एक तो लोग निकल कैसे आए पंजाब में, पूरी कोशिश की गई और पुलिस को बार बार इतना स्क्रू किया गया कि पुलिस अब बदला ले रही है। एक तो मरियम नवाज की वजह से ये हो रहा है, दूसरा जो इमरान खान साहब आर्मी चीफ को खतूत लिख रहे हैं उसकी वजह से एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है और परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन ये फस्तायत इनके गले पड़ेगी, वो कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वजीराबाद में नाज़रीन एक पूरा गाँव है, उसका पूरा एक मोहल्ला उसके ऊपर अटैक हो गया और आप हैरान हो जाएंगे जो इन्होंने वहाँ पे हरकतें की हैं। यानी ये कोट जान बख्श का एक इलाका है, वहाँ तहरीक इंसाफ की रैली के बायस पूरा मोहल्ला देर ताब आ गया। ये मैं आपको वजीराबाद का बता रहा हूँ। फिर हाफजाबाद में भी ऐसे हुआ, पूरा एक गांव है उसके ऊपर अटैक कर दिया, लोगों के घर तोड़ दिए, बहुत सारे लोगों को अगवा कर दिया, उठा लिया, गिरफ्तार करके ले गए। तो इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। पूरे पूरे गाँव पे, पूरे पूरे मोहल्ले पे अटैक कर रही है पुलिस जाकर, और ना सिर्फ वो अटैक कर रहे हैं बल्कि वहाँ से लोगों को उठाकर लेकर जा रहे हैं, उनकी चीज़ें तोड़ रहे हैं, गरीबों के घरों में दाखिल होकर उनके दरवाजे, उनकी खिड़कियाँ, उनके घर का सामान तोड़ रहे हैं। ये पुलिस है या कोई किसी और मुल्क ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर? अपने मुल्क में तो ऐसा नहीं होता। ये तो मकबूजा इलाके में एक काम होता है कि लोगों को इतना दबाओ कि वो बेड़ा गर्क हो जाए उनका। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ऐसे दबा रहे हैं, तो इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा या कौन इस मुल्क के अंदर रहना चाहेगा या यहाँ पे अपने मुस्तकबिल को महफूज देखेगा? ये मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है, इसका रिएक्शन भी आएगा। बहरहाल यहाँ पे जो कुछ हुआ उसमें एक खातून जो है उनका इंतकाल भी हो गया। इरशाद बेगम नामी खातून थी, उन्होंने अपने पोते और नवासे मुजाहिद, अब्दुल्ला और सनाउल्ला के छापे के दौरान, पकड़े जाने के दौरान उन्हें वो, क्योंकि वो बार बार मना कर रही थी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो इंतकाल कर गई। तो इरशाद बेगम नामी खातून का इंतकाल भी हो गया। वहाँ पे अहले इलाका बेचारे वो बड़े सरापा एहतजाज हैं, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक एम्बुलेंस रखी हुई थी उसको भी तोड़ दिया गया। एम्बुलेंस का क्या कसूर है बेचारी का? एम्बुलेंस तो जंग के दौरान भी आप एम्बुलेंस पे अटैक नहीं करते, अस्पताल पे अटैक नहीं करते। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में आप? तो मैं वापस चाहता हूं कि ये जुल्म और बर्बरियत तो जारी है और इसका जवाब आज नहीं तो कल किसी ना किसी को देना पड़ेगा। ये NA-77 से जो MNA हैं तारिक महमूद साहब, उनका भी स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं उनका स्टेटमेंट कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। तारिक महमूद साहब कह रहे हैं जी मेरे घर को एक दफा फिर पंजाब पुलिस ने तोड़ा और लूट मार की है, मेरे घर पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है, पुलिस दरवाजे काट कर घर में दाखिल हुई है और सामान लूट कर ले गए हैं। ये मियाँ तारिक महमूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली NA-77 से। तो जितने बाकी MNA हैं उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि कांस्टेबल आते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, मेंबर कौमी असम्बली के घर में घुसते हैं और जो मर्जी करते हैं, और स्पीकर कौमी असम्बली या डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली या जितने भी वहाँ पे MNAs हैं वो सारे कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हें सिर्फ तनख्वाहें और मुराद चाहिए और इन्होंने, इनके हाथों में पॉलिश का बुरश पकड़ाया हुआ है और ये सारे के सारे पॉलिश पे लगे हुए हैं। यानी आज इस अपोजिशन को मार पड़ रही है, कल इनको भी मार पड़ेगी। ये कोई वक्त एक जैसा हमेशा रहना नहीं है। हम कल भी मीडिया वाले आवाज़ उठा रहे होंगे जब दूसरी तरफ को मार पड़ेगी, लेकिन सोचना यह है कि जो लोग आज इंजॉय कर रहे हैं दूसरों को मार पड़ते हुए देखकर, क्या उनको जब मार पड़ेगी तो क्या सबको आवाज़ उठानी चाहिए? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इन्होंने ज्यादती और जुल्म की कसर कोई नहीं छोड़ी। अच्छा जी, इमरान खान साहब के खत को लेकर जो बेचैनी है वो इसलिए है कि सारा का सारा फोकस जो है और इल्ज़ाम जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ रहा है। ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम चला जाता है कि इमरान खान साहब खत के अंदर उनकी तरफ उंगलियां उठाते हैं कि जी आपका इदारा, आपकी एजेंसियां, आपके लोग, आपका कर्नल, तो आप लोग ये कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर साहब के ऊपर इसके मामले में दबाव बढ़ रहा है। और अगर आप देखें तो ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? 2 तरह के लोग हैं ना। एक तो ये रवायती सियासी खानदान है जिसमें आप ले लें नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को या बिलावल जरदारी को। एक जनाब वो बन गया, सूबाई में हुकूमत ले ली, एक ने एक सूबे में ले ली, एक ने दूसरे सूबे में हुकूमत ले ली, एक ने बलूचिस्तान में भी हुकूमत ले ली, एक सदर बन गया, एक वज़ीर आज़म बन गया, एक वज़ीर आला बन गई। तो ये इसके बेनिफिशरी हैं। और साथ में ना सिर्फ इन्होंने हुकूमतें ली हैं बल्कि हुकूमतें लेने के अलावा इन्होंने जो है वो अपने केसेस भी ख़त्म करवाए हैं। इन्होंने NRO 2 के मदद से अपनी जान भी बचाई है। और एक बेनिफिशरी इसमें अगर देखें तो एस्टेब्लिशमेंट में आसिम मुनीर साहब हैं, क्योंकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई उसके नतीजे में उन्हें एक कानून के बाद एक एक्सटेंशन मिल गई है, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल की बजाय 5 साल हो गई है। तो वो अब 2029-27 तक मौजूदा कानून के मुताबिक वो आर्मी चीफ रह सकते हैं, अगर ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहा और कोई तब्दीली ना आई तो ये वो भी इसके बेनिफिशरी हैं। तो सारी उंगलियां जो है वो उनकी तरफ उठ जाती हैं इमरान खान साहब के खत लिखने के बाद। अब इमरान खान साहब के खत से जो है वो प्रॉब्लम पेश आ रही है और उसको अब रोकना कैसे है,
ये कोशिश की जा रही है, दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। और कुछ इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब को दोबारा से एंगेज करने का भी फैसला हुआ है। अच्छा, एंगेजमेंट के फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जुनैद सलीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर इस नुक्ते पर रोशनी डाली है। मैं पहले आपको बताता भी रहा हूँ कि ओवरसीज़ जो अमेरिकन हैं वो इसमें कोशिश कर रहे हैं, और वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। जिस चीज़ से इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा डरी हुई है ना, वो अमेरिका में आने वाली बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। अगर ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ जाती है तो फिर अमेरिका में कार्रवाई शुरू हो जाएगी उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने पाकिस्तान में जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हुई हैं। मैं चंद लोगों के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जो बंदे शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, उनके मुताबिक जो लोग जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर अब तक जुल्म और बर्बरियत के लिए, वो कौन लोग हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में वो कहते हैं। दूसरा, वो जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनके बारे में कहते हैं। एक वो जनरल नदीम अंजुम, उनके बारे में कहते हैं। मौजूदा DGISI, उनके बारे में कहते हैं। फिर एक नाम उन्होंने रखा हुआ है जनरल फैसल नसीर साहब का, DGC उनका नाम रखा हुआ है। कुछ जो हैं वो सेक्टर कमांडर्स हैं, एक इस्लामाबाद के, कोई लाहौर के, ये लोग शामिल हैं। IGs हैं 2, इसमें इस्लामाबाद का भी, पंजाब का भी। इसके अलावा मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ है, इनके नाम दिए हुए हैं। इसमें एक नाम उन्होंने शामिल किया हुआ है उनका भी, काजी फायद ईसा का भी, और कुछ दीगर ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी हैं। तो अगर आप प्लस माइनस करें तो ये तकरीबन जो मेरे पास इतला, ये को 22 बंदे हैं जिनके बारे में वो चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इनके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएं और ये मगरबी ममालिक में ना ट्रैवल कर सकें, ना ये वहाँ पे आके रह सकें, और इनके जो एसेट्स हैं वहाँ पे वो सारे के सारे फ्रीज हो जाएं, और इन लोगों के लिए दुनिया के वो रास्ते बंद हो जाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये जनाब 22 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है इन लोगों ने, और ये मामला वहाँ पे चल रहा है। तो बाइंडिंग रेजोल्यूशन से डरी हुई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और ये 22 लोग खास तौर पे। तो अब इमरान खान साहब को एंगेज करने का मुबैना तौर पे फैसला हुआ है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को एंगेज किया जाए। अब देखें ना, एक ही चीज़ के ऊपर दफ़ा 144 लगी तो सबके लिए लगेगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि जो है वो जैद के लिए दफ़ा 144 है और बकर के लिए दफ़ा 144 नहीं है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इधर लगी हुई और इधर नहीं लगी हुई। भाई पंजाब में जब लग गई तो सबके लिए लग गई। अब एहसन इकबाल साहब हैं या जो फेडरल मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन का, ये अपनी तकारीब कर रहे हैं, इनके लिए कोई दफ़ा 144 नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है, उनके लिए दफ़ा 144 भी है, उनके ऊपर अटैक भी किया जा रहा है। अगर आप पीका कानून की बात करें तो मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ पीका कानून के हवाले से, ये हुकूमत का किस तरह से एक दोहरा मेयार है, इससे आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट लाल टोपी वाले ने दिया है। ज़रा ये आप लाल टोपी वाले का स्टेटमेंट देखें। मुझे तो बहुत गुस्सा आया स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि कोई इस लेवल तक भी बंदा गिर सकता है। तुम बावले कुत्ते हो चुके हो, तुम्हें शैतान ने पागल कर दिया है। जो पाक फौज के खिलाफ है वो मुर्तद है, वो काफिर है, वो मुशरिक है। मुशरिक पता किसे कहते हैं? जो शिर्क करता है, जो अल्लाह के सिवा किसी और में मानता है। यानी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो बंदा है वो मुशरिक हो गया। ये कौन सी डेफिनेशन दी है इस बेशरम आदमी ने? वो भाई मुशरिक जो है उसका आप कुरान पाक जाके पढ़ लें, अहादीस नबवी में जाके आप पूछ लें कि मुशरिकीन कौन होते हैं। मुशरिक कौन होता है? जो शिर्क करता है, और जो शिर्क करता है वो ये है कि वो अल्लाह का शरीक ठहराता है किसी और को। पाक फौज को आप खुदा ना खाता अल्लाह के बराबर लेकर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? लाल टोपी वाली सरकार, होश के नाखून लें। आप गुलामी ज़रूर करें, आप चापलूसी ज़रूर करें, आप जूते ज़रूर पॉलिश करें, जूतों को अपनी ज़बान से ज़रूर चाटें, लेकिन आप हमारे मजहबी इस्तिलाहात का गलत इस्तेमाल ना करें। जो मुशरिक होता है, जो शिरक करता है, वो अल्लाह के अंदर किसी दूसरे को शरीक ठहराता है। ये नहीं हो सकता कि एक फौज है और आप कह रहे हैं जी इस फौज के ऊपर जो तनकीद करेगा वो भी मुशरिक हो गया। भाई क्यों मुशरिक हो गया? फौज के अंदर अच्छे फैसले भी हो सकते हैं, गलत फैसले भी हो सकते हैं। जब जब इस फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, हम इसके साथ खड़े हुए, हमने इसकी तारीफ की। जब जब इन्होंने बॉर्डर पे कुर्बानियां दी हैं, हम इनके साथ खड़े हुए, हमने इनकी तारीफ की। लेकिन जब जब ये सियासत के अंदर घुसेंगे, जब जब ये वो काम करेंगे जो इनके करने का नहीं है, तो फिर इनके ऊपर तनकीद भी होगी। इंसान ही वहां पे रहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि तनकीद करो तो मुशरिक हो गया? ये फतवेबाजी इनको बंद करनी चाहिए। और ना सिर्फ इस पागल आदमी ने फतवे दिए, बल्कि उसके बाद की हरकत चेक करें। इसने कहा जी बारंग बलोच और मंजूर पश्तीन का साथ देने वालों को भी इन्होंने मुशरिक करार दे दिया। अंदाजा करें आप, वो भी मुशरिक हो गए। यार वो बेचारे नमाज भी पढ़ते हैं, वो रोजा भी रखते हैं, वो अल्लाह का नाम भी लेते हैं। हो सकता है कि अल्लाह के नजदीक वो आपसे बेहतर मुसलमान हो, तो आप उनको मुशरिक करार दे देंगे ऐसे ही उठ के, सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने के लिए, बूट पॉलिश करने के लिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
ये ना किसी इखलाकी नुक्ता नज़र से ना मजहबी नुक्ता नज़र से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कह रहे हैं जी हाथ और पाँव काट दिए जाए इन लोगों के, गर्दनें काट दी जाए इन लोगों के, तलवारें निकालने की बातें कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान में पीका ऑर्डिनेंस के तहत अगर किसी बंदे पे मुकदमा होना चाहिए ना, इस लाल टोपी वाले पे मुकदमा करके इसको जेल में डाल के इसको 10 साल इसको अंदर रखें। ये फितना इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये कह रहा है लोगों को, ये पहले भी कहता था चौकों में टांग दो सबको। ये एक दौर था जब पाक फौज को पसंद नहीं ना आते थे जरदारी और नवाज शरीफ, तो ये कहता था इनको चौकों में लटकाओ, इनको खंभों के साथ लटकाओ, इनको सजाएं दो, 10,000 बंदे की गर्दन लंबी कर दो, इनको लटका दो, इनको मार दो। आजकल फौज को इमरान खान पसंद नहीं है तो ये कहता है वो मुशरिक हो गया। ये पूरे इस्लाम का नफाज कर देता है उसके खिलाफ जो फौज के खिलाफ हो जाए या फौज जिसके खिलाफ हो जाए। यानी ये किस तरह हो सकता है? यानी ये मजहब का पूरा कार्ड लेके चढ़ जाता है उसके ऊपर। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। ये वजीफाखोर आदमी जो है ये इंसानी जानों के साथ खेल रहा है और इस सिलसिले को रियासत पाकिस्तान को रोकना चाहिए, इस जुल्म को बंद करना चाहिए। ये गलत है। एक और खत है नाजरीन, और ये खत लिखा है अली जफर साहब ने, और उन्होंने भी कहा चीफ जस्टिस को कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है इसको मुलतवी कर दिया जाए, ये इजलास नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जजेस की जो सीनियरिटी का मामला है पहले उसको तय किया जाए, फिर 26वीं आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, तो पहले ये मामला तय किए जाए, फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। जो इजलास ही मुतनाज़े है, मुतनाज़े आईनी तरमीम के नतीजे में है, तो वो दुरुस्त फैसले क्या करेगा? इस बीच में IMF का एक मिशन पाकिस्तान में मौजूद है नाज़रीन। प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, और ये जो प्रेशर बढ़ रहा है मैं आपको बता देता हूँ ये किस किस जगह से बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की 841 मिलियन डॉलर्स की इमदाद रोक दी है, ये लगभग $1 अरब के करीब रकम बनती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की ये इमदाद रोक दी है। GSP+ स्टेटस जो आपका 2027 तक चलना था वो रिव्यू में डाल दिया है यूरोपीय यूनियन ने, और 2025 के मिड में वो दोबारा रिव्यू होगा। और इसके अलावा जो आपका बैरूनी दबाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी आ रही है। और IMF कमीशन जो पाकिस्तान में मौजूद है वो पहली मरतबा अदलिया के मामलात, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात, इंसानी हकूक के मामलात और ये चीज़ें भी देख रहा है, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। तो अब ये बड़ी मुश्किलात में फंस गई है पाकिस्तान की हुकूमत। उन्हें इमरान खान को एंगेज करना पड़ेगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर करने पड़ेंगे। इस तरह जो वो कर रहे हैं ये ज़्यादा लंबा अरसा चलेगी नहीं, ये आज नहीं तो कल सारी चीज़ें रिवर्स होंगी। और इन्हें होना चाहिए, मुल्क रूल ऑफ लॉ के साथ चलते हैं, कुछ ज़ाती ख्वाहिशात बंद कमरे में बैठ के आप फैसला करें, ऐसे मुल्क नहीं चलते। अब 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट जनाब पेश की है मौजूदा हुकूमत ने। ये दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म है जो इश्तिहारों में काम कर रहा है। यानी उधर से स्लोमो बन रहा है तो वज़ीर आज़म टूट रहा है, उसके जूते दिखा रहे हैं, उसका बेहतरीन सूट दिखा रहे हैं, फिर उसका चेहरा दिखा रहे हैं चलते हुए, फिर पीछे बैकग्राउंड के अंदर म्यूजिक चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, खूबसूरत पार्क है। और भाई किधर है इस तरह का पार्क? ये वज़ीर आज़म हाउस के अंदर तो हो सकता है, बाहर निकल के आवाम को देखे ना, अपने हलकों में निकलकर आवाम को देखें, उन्हें ऐसे पार्क मैसर है, ऐसी जगह मैसर है। तो आप VVIP किस्म का एक इश्तिहार बना देते हैं, दुनिया के महंगे तरीन कैमरे लेकर, उधर भतीजी जो है वो टिकटॉक बना देती है महंगे तरीन कैमरों के साथ, और ये इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो लोग बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। ये अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और स्लोमो बना के आवाम को दिखा रहे हैं, जबकि आवाम गरीब और मजबूर होती चली जा रही है। एक तो कारकर्दगी ये अपनी बता रहे हैं, एक कारकर्दगी इनकी मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने इस पूरे 1 साल के अंदर और इससे पहले जो इन्हें मौका मिला है, इन्होंने किया क्या है। इन्होंने पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई पैदा की है, महंगाई में कई गुना इजाफा किया है। किसी एक चीज़ का नाम लें जो सस्ती हुई हो, तो इंसानी जान के अलावा कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। पाकिस्तान में इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। नंबर 2, सरमायाकारी में रिकॉर्ड कमी हुई है इनके इस दौरे हुकूमत में। नंबर 3, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो पहले बेहतर हो गई थी वो बदतरीन हो गई है इनके दौरे हुकूमत में। नंबर 4, जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान से चले गए थे उनको वापस लाकर बसाया गया इनके दौरे हुकूमत में। नंबर 5, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान का हो रहा है, नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, 18 लाख नौजवान अभी निकल गए इनके दौरे हुकूमत में। सरमाया पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है इनके दौरे हुकूमत में। नंबर 7, इंसानी हकूक की खराब तरीन सूरत हाल है, पूरी दुनिया उसके ऊपर आवाज़ उठा रही है इनके दौरे हुकूमत में। नंबर 7, मीडिया पर पाबंदियां लग रही हैं इनके दौरे हुकूमत में। नंबर 8 है ये, मीडिया पे बदतरीन पाबंदियां इन्होंने लगाई हैं, इवन मीडिया वालों को उठाया, उनको गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमा दर्ज किए। नंबर 9, करप्शन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जो करप्शन इन्होंने की किसी एक के ऊपर भी केस ना बन रहा है ना चला रहे हैं। नंबर 10, अदलिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अदलिया को कठपुतली बनाकर चलाना चाहती है। नंबर 11, NRO 2 मुकम्मल हो गया है। इन्होंने अपने वो तमाम केसेस जिनमें इनसे पैसा रिकवर होना था वो तमाम केसेस मिली भगत करके एस्टेब्लिशमेंट की मदद से और अदलिया के अंदर गेम डाल के अपने मुकदमात खत्म करवा लिए हैं। नेक्स्ट ये है कि खवातीन और बच्चों पर और अकलियतों के ऊपर पाकिस्तान में जुल्म नहीं रुक रहा। अगला जुल्म ये हुआ है कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हुआ है। ये पूरी दुनिया के अंदर नफरत अंगेज चीज है। लोग इसको हैरत से देख रहे हैं कि इस दौर में भी
पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान के सिविलियंस का ट्रायल किया जा रहा है और जिस अंदाज में वो ट्रायल हुआ उसकी शफाफियत के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में अभी तक नहीं रुक रही और ये इस हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी आवाज उठाते हैं, उनके जो पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदार हैं या फैमिली है या उनकी प्रॉपर्टी है, वहां उन्हें परेशान किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। कारोबार की मुकम्मल तबाही पाकिस्तान में हो चुकी है। कारोबारी लोग पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं। अवाम का हुकूमत के ऊपर से एतमाद बिल्कुल खत्म हो गया है। नौजवानों में बदतरीन मायूसी फैली है। फौज और अवाम के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। ये है इस हुकूमत के कारनामों की एक छोटी सी लिस्ट। मैं आपको बड़ी तफसील के साथ मजीद चीजें बता सकता हूं, लेकिन ये एक छोटी सी लिस्ट आपको बता देगी कि पाकिस्तान में मामलात कहां तक चल रहे हैं। और चीजें भी ये शेयर करने के लिए अगले व्लॉग में आपको बताता हूं। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।